शरारतें पहले वाली नहीं रही तो तुम्हारी पढ़ाई करने का तरीका भी पहले वाला कैसा रह सकता है? कि I can learn anything। तो आपको इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हमारा फ्लो ऑफ स्टडी होना क्या चाहिए अगर मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो? अरे भाई बंद कर, ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना है। Hi everyone, a very very warm welcome to PW। I am समृद्धि शर्मा, your biology mentor। But wait, आज हम बायोलॉजी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल चीजों के बारे में, कुछ जनरल बातें होने वाली हैं यहाँ पे। एंड ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मूव कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 8 to 9th। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है क्लास 8 का, एंड वो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं टू क्लास 9th। एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो भी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड आप भी हो जाओगे प्रमोट इन क्लास 9th, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों ने ये जरूर कहा होगा कि अब तो बेटा तुम बड़े हो गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, तुम्हारा पढ़ने का तौर तरीका बदल जाएगा, किताबें बदल जाएंगी, तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो और डिटेल्ड हो जाएंगे और ज़्यादा वास्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे आपके किसी पड़ोसी ने, बड़े बहन भाई ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी टीचर ने आपको डरा दिया होगा। ऐसा हो सकता है, राइट। एंड हो सकता है कि आप डर भी गए हो। तो आज उस डर को भगाने वाले हैं एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एड्रेस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th, राइट। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं ना, हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इनकी बात सुने या इनकी, ये सही बोल रहे हैं या फिर ये, राइट। तो बेटा हम सारी बातों को आज डिस्कस करके कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके काम आएंगे जब आप क्लास 8 से 9th में जाओगे। तो ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हो सो दैट आप एक अच्छा स्कोर ला सको इन क्लास 9th। एज वेल एज हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी गलतियों को अवॉइड करके, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड, राइट। तो सबसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज को पहले करना है, किस चीज को बाद में करना है, राइट। कौन सी किताब लेनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये सारी कंफ्यूजन को हटाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। कहने को है छोटी, बट है बहुत ही मोटी बातें जिनकी काफी ज्यादा अहमियत होगी आपकी इस क्लास 9th की जर्नी में, राइट। चलिए बेटा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बेटा वर्क ऑन योर माइंड सेट, राइट। तो ये तो मैम ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो हमें आज तक किसी ने कही नहीं है। माइंडसेट पे वर्क करो। मैम माइंडसेट पे क्या वर्क करें? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? देखो बेटा, जैसा कि मैंने कहा, अभी आप क्या थे, अभी आप पहले छोटे बच्चे थे, राइट। ऐसा आप सभी ने कहा भी होगा आपको कि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, राइट, बड़ी क्लास में आ गए हो, क्योंकि 9 to 12 वैसे बड़ी क्लास मानते हैं, राइट। तो आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हो, राइट। अभी छोटे बच्चों वाली शरारतें नहीं करते। तो वैसे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्या वैसे ही पढ़ाई करोगे? नहीं ना। जब तुम्हारी शरारतें पहले वाली नहीं रही तो तुम्हारी पढ़ाई करने का तरीका भी पहले वाला कैसा रह सकता है, उसको भी तो बदलना पड़ेगा। एंड जब हम कोई भी चीज करते हैं बेटा, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो यार, टाइम टू टाइम हमें अपने माइंडसेट को बदलना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कुछ जनरल चीजें डिस्कस करें कि हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, राइट। हमारी एक क्या होती है, एक फिक्स्ड पैटर्न चला आ रहा है क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में कि भाई स्कूल में कुछ किताबें लगी थी, उन किताबों को मैडम स्कूल में रीड करा देती थी, थोड़ा बहुत समझा देती थी, क्वेश्चन आंसर हम कर लेते थे नोटबुक में, उन क्वेश्चन आंसर को हम याद करके ले जाते थे, पेपर में लिख आते थे, हमें मार्क्स मिल जाते थे।
अब ये वाला फंडा क्लास 9th में नहीं काम करेगा, क्योंकि क्लास 9th में कंसेप्ट्स आ जाते हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, राइट, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो चीजें काफी बदल जाती हैं। तो यहाँ पे वो पिछले वाला जो माइंडसेट था कि भाई याद करके रट के चले गए, वो काम नहीं होगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, हमें अपना माइंडसेट के ऊपर काम करना है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि जनरल चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है अपने के लिए, आई हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, है ना। तो कभी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं काम करना है, राइट। किसी ने डरा दिया, अरे यार क्लास 9 तो बहुत मुश्किल है, क्लास 10 से भी ज्यादा मुश्किल क्लास 9, ऐसे किसी ने बोल दिया, तुम डर गए, तुम ऐसे ग्रो कर पाओगे नहीं। तो सबसे पहले आप सोचो कि हाँ भाई मेरा पैटर्न चेंज हुआ है पढ़ाई का, तो क्या हो गया, मैं भी तो ग्रो हो रहा हूँ, मेरा भी तो माइंडसेट चेंज हो रहा है, मैं भी तो बड़ा हो रहा हूँ, राइट। तो ग्रोथ वाला माइंडसेट रखना है, ठीक है। आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट टू, है ना, तो ये वाला माइंडसेट रखना है। कभी किसी ने अगर बोल दिया अरे यार तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपने आप को ये कहना है कि आई कैन लर्न एनीथिंग, ठीक है। हो सकता है मुझे ज्यादा टाइम लगाना पड़े, ज्यादा कोशिश करनी पड़े उस चीज को समझने के लिए, राइट, बट मैं उस चीज को सीख सकता हूं। एफर्ट एंड एटीट्यूड विल हेल्प मी इंप्रूव, है ना। तो कई बार ऐसे होता है ना यार, हम किसी चीज में अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हम क्लास 8 के रिजल्ट लेने गए थे मम्मी पापा के साथ, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाए, अब क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाओगे, नहीं। आपको अपने आप को ये कहना है कि अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा, अगर मैं अच्छा एटीट्यूड रखूंगा या रखूंगी, तो यस मैं इसमें इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। उसके अलावा अब आपको खुद को इंप्रूव करना है, तो यस चैलेंजेस आएंगे। अब चैलेंजेस को देख के हारना नहीं है, ठीक है। हो सकता है यार क्लास साइंस में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ गए, रिएक्शंस आ गए, हो नहीं रहे, अब बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है यार, ये सब तो नहीं होता था क्लास 7th 8th में, ये क्या आ गया, ठीक है। आपको बड़ा चैलेंजिंग लगेगा, बट उन चैलेंजेस को फेस करना है एंड आपको ये अपने आप को बोलना है कि मैं इस चैलेंज को फेस करूंगा एंड ये मेरी ग्रोथ में मदद करेगा, तो डरना नहीं है, राइट। हो सकता है उन चैलेंजेस को फेस करते टाइम आप कुछ मिस्टेक्स करो, तो हार नहीं माननी है। कभी ये मत सोचना कि यार मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे बस की नहीं है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बात नहीं है बेटा। इंसान अपनी गलती से सीखता है, ये तो हम सभी ने सुना है। तो ये याद रखेंगे कि मिस्टेक्स जो है वो वैल्यूएबल होती हैं, हमें ग्रो करने में मदद करती है ना। चलो अब आपको कि मैम आप क्लास 9th की स्ट्रैटेजी बताओ ना, आप ये क्या बता रहे हो। चलो यहाँ पे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, फिर उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बेसिकली क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि हम एक माइंडसेट बना लेते हैं एंड वो माइंडसेट हमें ना ग्रोथ करने में मतलब रोकता है, वो माइंडसेट हमें ग्रो नहीं करने देता, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम कई बार बोलते हैं ना अरे यार व्हाई आई एम नॉट गुड एट दिस, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं यार मैं इसमें अच्छा क्यों नहीं हूं, ठीक है। इंस्टेड आप ये बोलो, आप खुद से पूछो यार मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मेरे में क्या मिसिंग है, उस चीज को पता लगाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनली बताऊं, मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी, तो मैं हर टाइम ये बोलती हूँ अरे यार मैं तो मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं तो मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं तो मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ। यार इतना टाइम मैं ये बोलूँ, इससे अच्छा मैं खुद को ये बैठ के ये समझाऊँ ना यार मैं कहाँ कमी आ रही है, मेरी कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है, मुझे कैलकुलस में दिक्कत आ रही है, मुझे किस चीज में दिक्कत आ रही है ना, मुझे अलजेब्रा में किस चीज में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस चीज को आइडेंटिफाई करूँ और उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई गिव अप, ठीक है, अरे यार मैंने तो हार मान ली, मेरे बस की नहीं है, ऐसा बोलने की बजाय बेटा खुद को ये बोलना शुरू करो, आई यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अच्छा प्लान ए काम नहीं किया, कोई नहीं, प्लान बी काम करेगा, ठीक है, इट्स गुड इनफ, ठीक है, इट्स गुड इनफ, ठीक है भाई, हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। खुद से पूछो यार क्या ये मेरा बेस्ट था या मैं इससे और बेस्ट दे सकता हूँ, राइट। आई कांट मेक दिस एनी बेटर, ठीक है, अब खुद को बोलना रहा ये तो बेस्ट है, इससे ज्यादा तो मैं बेटर कर ही नहीं सकता, ये मेरा बेस्ट है, नहीं ऐसे नहीं। आपको बेटा क्लास 9th में आ गए हो, 10th में आपको जाके और इंप्रूव करना होगा, बोर्ड क्लास है, ठीक है, तो ऑलवेज फाइंड वेज टू इंप्रूव। आपको हमेशा बोलना है ये मैंने अच्छा किया, मैंने मेहनत करी थी, मैंने अच्छा किया, बट यस मैं आगे और इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बेटा दिस इज टू हार्ड, ऐसा नहीं है, हो सकता है यार ये चीज अभी बहुत हार्ड लग रही है, बहुत हार्ड है, ऐसे बोलने के बजाय आपको खुद को ये समझाना है ठीक है टाइम लग रहा है, हार्ड है कोई चीज, बट यस हो सकता है मैं ज्यादा टाइम लूं, बट यस मैं इसको करके दिखाऊंगा, दिस मे टेक सम टाइम बट आई विल डू इट, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, ऐसे बोलना यार मेरे से तो गलती हो गई यार, गलती हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं,
ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको ये बोलना है मेरे से मिस्टेक हुई है, आई विल लर्न फ्रॉम दिस, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। तो ये क्या है बेटा, ये कुछ हमारे फिक्स्ड माइंडसेट की बातें हैं जो हम अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं। हमें अपने इस फिक्स्ड माइंडसेट को, हमें अपने इस फिक्स्ड माइंडसेट को बदलना है इनटू ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना वो क्लास 8th वाला माइंडसेट, अपने क्लास 8th वाले माइंडसेट को चेंज करके आपको क्या करना है, अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ है, माई फ्रेंड कैन डू इट। ठीक है, हम बोलते हैं यार मेरे से तो होता नहीं, बट मेरे दोस्त कर लेता है ना, मेरे दोस्त कर लेता है, मेरे से तो नहीं होता। अरे यार ऐसे क्यों? तो मैं बोला यार मेरा दोस्त कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ना। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, सबसे पहले एक अच्छे माइंडसेट के साथ हम क्लास 9th को शुरू करेंगे, अपनी इन आदतों को छोड़ के इनमें बदलेंगे। चलो अब बात करते हैं बेटा हम अपनी स्ट्रैटेजी की, कैसे हम एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट करके 95% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट टाइम मैनेजमेंट। तो देखो बेटा अभी क्या होता था, स्कूल में गए, पढ़ाई करी, जो पढ़ाई करा दी स्कूल में पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स के टाइम पे रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, रट लिए और लिख कर आ गए। ठीक है, बट अब यहां से हमारी सेल्फ स्टडी का टाइम हमें निकालना होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो स्कूल के बाद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, किसी ट्यूशन वाली दीदी के पास जाएंगे, कोई हमारे से यूट्यूब पे पढ़ेंगे, कोई बैच परचेज करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ पे भी। तो आपको इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पहले जो मम्मी पापा बोल देते थे हम वो कर देते थे, राइट, वो पढ़ा देते थे हमें घर पे। बट यस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के अलावा भी कुछ एडिशनल ट्यूशन या कोचिंग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में क्या फ़र्क है? एक टॉपर बच्चा जो होगा उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, वो हर चीज़ों का टाइम देता है। टॉपर वो नहीं है जो 24 घंटे पढ़ता रहता है, टॉपर वो है जो उन 24 घंटे में से अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम अलग निकालता है, अपने होमवर्क का टाइम अलग निकालता है, अपने स्कूल का टाइम अलग निकालता है, सोने का टाइम अलग निकालता है, राइट। तो उसको पता है मुझे कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे करनी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक रूल बताती हूँ। एक रूल होता है 888 रूल। अभी 888 रूल ये कहता है, सबसे पहले बताओ इसका एडिशन क्या होगा? 8 8 8 8 मतलब 8 8 + 8 16 16 + 8 24, राइट। तो हम सबके पास यार वही 24 घंटे हैं। दुनिया में जो भी व्यक्ति है इस अर्थ पे सबको वही 24 घंटे मिले हैं, राइट। बिल्कुल, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज्यादा नहीं। अब सभी उन 24 घंटों को यूटिलाइज करते हैं। कोई इन 24 घंटों को यूज करके सीबीएसई का टॉपर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, लॉयर बन जाता है। ठीक है, एंड कोई कोई क्या करता है, पूरा दिन पबजी खेलता है, पूरा दिन कैंडी क्रश खेलता है, पूरा दिन बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स चलाता है। ठीक है, तो तुम्हें बेटा दूसरे वाला नहीं, तुम्हें पहले वालों से सीखना है। अब वो क्या करते हैं बेटा, वो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे जो आपके दिन 24 घंटों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये 8 घंटे हैं, ये डेडिकेटेड होते हैं आपकी स्लीप या फिर रेस्ट के लिए, है ना। 24 घंटे में से बेटा हम लगभग 8 घंटे हम क्या देते हैं, अपनी रेस्ट को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 6 घंटा सोते हैं, ठीक है, उसके अलावा स्कूल से आने के बाद थोड़ा हमने रेस्ट ले लिया, ठीक है, दोपहर की नैप ले ली। तो उस तरीके से बेटा हमने क्या करा, लगभग 8 घंटे हमने पूरे दिन में अपनी रेस्ट या स्लीप को दे दिए। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा हमारे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं? 8 घंटे बेटा हमारे वर्क में, है ना। तो यहाँ पे जो वर्किंग लोग होते हैं वो इस चीज को समझेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं आपके स्कूल भी तो जाते हो ना भाई। स्कूल अब कहेंगे मैम हमारा स्कूल तो मैम 6 घंटे का है। चलो मान लो बेटा आना भी हुआ, जाना भी हुआ, ट्यूशन के बाद
ठीक है, ट्यूशन के बाद इधर उधर मोमोज खाने चले गए, ठीक है। तो लगभग मान लो बेटा 6+2 हम मान लेते हैं कि आपके स्कूल वूल के चक्कर में, ट्रांसपोर्टेशन में आपका सारा टाइम चला गया। अब आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास बचे ये 8 घंटे। अब इन्हीं 8 घंटे में आपको क्या करना है, सब कुछ मैनेज करना है। इसी 8 घंटे में क्या करना है बेटा, इसी 8 घंटे में आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अब इस 8 घंटे को हम क्या कर सकते हैं बेटा, 6+2 आवर्स में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है बेटा, बिल्कुल सब्जेक्टिव है। आपको कि नहीं मैम मैं तो 60 घंटे 7+1 कर सकता हूँ, बिल्कुल। 2 घंटे यहाँ पे मैंने किस चीज के लिए निकाल दिए, 2 घंटे यहाँ पे बेटा मैंने निकाल दिए आपके बाहर शाम को खेलने जाना, ठीक है। बाहर आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, भाई थोड़ी देर गेम खेलनी है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे 2 घंटे निकाल दिए, ठीक है। घूमने फिरने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए, ये 2 आवर्स निकल गया। अब बेटा हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास दिन में बचते हैं 6 घंटे, हमारे पास बचे दिन में ये 6 घंटे। अब हमें इन 6 घंटों को ढंग से यूटिलाइज करना है, इसमें से हमें 6 घंटों को यूटिलाइज करना है। अब इसमें भी बेटा लगभग अगर हम देखें तो 3 घंटे आपको ट्यूशन में चले जाते हैं। ट्यूशन भी तो जाते हो, कोचिंग जाते हो, आपने कोई भी बैच ज्वाइन कर रखा है, वहां चले गए बेटा आपके 3 घंटे लगभग वहां चले गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचे भाई, उसके बाद 3 घंटे बचे। तो वो 3 घंटे आपको अपने आप को देने हैं, अपनी सेल्फ स्टडी को देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। तो ना टाइम मैनेजमेंट के लिए आप 888 रूल फॉलो कर सकते हो। चलो जी, ठीक है। चलो अब जो भी हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें क्या करना होगा बेटा, हार्डवर्क करना होगा। अब हार्डवर्क के लिए आप क्या करोगे, या तो अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, या तो भाई अपनी कोई खुद से स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, या फिर कोई आपको स्ट्रैटेजी बता दे तो भाई उसको फॉलो करो, राइट। या तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अब अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब जब बच्चे किताब खोलते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि पढ़ाई कैसे करें, हमारा फ्लो ऑफ स्टडीज होना क्या चाहिए, हम क्या करें। पहले हम एनसीईआरटी पढ़े या पहले लेक्चर अटेंड करें। लेक्चर अटेंड हो गया, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें या नोट्स बनाएं, राइट। नोट्स बना लिए, अब पहले सैंपल पेपर के क्वेश्चन करें या पीवाईक्यू करें, राइट, या पहले रिवीजन करें। तो हमारा फ्लो ऑफ स्टडी होना क्या चाहिए अगर मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बेटा सबसे पहले हमारा फ्लो ऑफ स्टडी देखें तो वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने में सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ेगा, राइट। तो पहले अपना एक फोकस, आपको एक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपको ये सोच के बैठना है कि यार आज मैं बैठ रहा हूं पढ़ने के लिए तो मैं कुछ आज सीख कर ही उठूंगा, आज कुछ सीख कर ही उठना है मैंने। तो सबसे पहले तो बेटा एक आदत आपको क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे बार बार टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात ये है बेटा, आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि मेरे को डेली लेक्चर अटेंड करने हैं तो करने हैं, ठीक है। तो अपने लेक्चर्स को आपको डेली क्या करना है बेटा, अटेंड करना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बी रेगुलर विद योर क्लासेस। अपनी सारी क्लासेस को आप रेगुलरली अटेंड करो। अटेंड नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा, बैकलॉग आ जाएगी, बैकलॉग आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अब क्या करा बेटा, लेक्चर को अटेंड किया रेगुलरली। अब जो भी बेटा उस पर्टिकुलर क्लास में आपको पढ़ाया गया था, उस क्लास में जो भी आपको पर्टिकुलर उस क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है, तो आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक आपने क्या किया बेटा, एनसीईआरटी में खोली, एनसीईआरटी में बेटा उस टॉपिक को रीड कर लिया, ठीक है। अब एक क्लास में कितना पढ़ा देंगे यार, एक क्लास में हम 2 पेज पढ़ा देंगे, 3 पेज पढ़ा देंगे, तो यार प्यार से उन 3 पेजेस को पढ़ लो एनसीईआरटी के अंदर उसी दिन। अब जब आप उसको पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कोई डेफिनेशन हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, किसी चीज का फंक्शन हो गया, किसी चीज का रोल या किसी चीज का स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमने बात करी, तो उनको जब आप रीड कर रहे हो तो साथ के साथ आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करो। अब आप कहोगे मैम हैंड रिटन नोट्स, अभी तक तो मैम हमारी मैम स्कूल में क्या करती थी, आंसर लिखवा देती थी मैडम, और हम वो लिख कर आ जाते थे। तो क्या मैम वो भी सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे बैठ के बेटा आपको वो चीज काम नहीं आएगी। आखिरी मोमेंट पे आपको आपके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स या बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स काम आएंगे। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो छोटे छोटे क्या करो बेटा, बुलेट पॉइंट्स आप चाहे बुक में ही लिख लो, बट आप लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स आप बुक में ही लिख लो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना सकते, मैं यही एडवाइस करूंगी बेटा नोट्स बनाना शुरू करो। नोट मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। अगर आप
अचीव करना चाहते हो सक्सेस, आप जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आगे भी बेटा आप अपनी बैचलर स्टडीज करोगे, मास्टर स्टडी करोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां पे बेटा इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। अब पूरी मोटी किताब तो एक दिन पहले नहीं पढ़ के जाओगे ना बेटा पेपर से पहले, वहां पे क्या काम आएगा? वहां पे काम आएंगे हमारे 30-40 पेज के शॉर्ट नोट्स जो हमें एक दिन पहले रिवाइज करने में मदद करते हैं। तो जब आपने कोई रेगुलर लेक्चर अटेंड किया, उस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा वो एनसीईआरटी में रीड किया। एनसीईआरटी रीड करने के बाद हमने उतने सा टॉपिक के क्या कर लिए बेटा? हैंड रिटन नोट्स बना लिए, राइट? हैंड रिटन नोट्स बना लिए, ठीक है भाई। अब क्या करा? उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ होते हैं बेटा? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए होते हैं। हमारी एनसीईआरटी की अगर आप खोल के देखोगे साइंस की, तो वहां पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं। हर 2-4-5 पैराग्राफ के बाद कुछ ब्लू कलर से क्वेश्चंस आपको लिखे दिखेंगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें बेटा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि एनसीईआरटी में जो पीछे चैप्टर के आखिरी में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आ गए। तो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी की किताब आती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर। तो भाई एग्जाम्पलर के अंदर क्या खूबसूरत क्वेश्चंस होते हैं, क्या खूबसूरत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बताई है मैंने आपको, एनसीईआरटी वालों की ही उनकी वेबसाइट पे ये बुक अवेलेबल होती है। इसके अंदर बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस बेटा इस बुक में होते हैं। तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हो आप उनको प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने अपने लिए कर लिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वो चैप्टर, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? तो आप टेस्ट में जरूर अपीयर हो, चाहे वो टेस्ट आपकी कोचिंग का हो या कहीं का भी हो, यार टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट से नहीं बचना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन। ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चैप्टर पढ़ो और दरिया में नहीं डालना है, चैप्टर पढ़ के उसको याद रखना है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, ठीक है? एंड रिवीजन हम जनरली कब करते हैं बेटा? ये एग्जाम टाइम पे करते हैं, ये हमें एग्जाम टाइम के लिए छोड़ना है, बट ये सब चीजें हमें पहले से करके रखनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आई बात समझ में? तो ये हमारा फ्लो ऑफ स्टडीज होना चाहिए। ये आप फ्लो ऑफ स्टडीज बेटा फॉलो करोगे रेगुलरली, अच्छी टाइम मैनेजमेंट करके, तो बेटा आपके 95% या फिर उससे अब बहुत आसानी से आ सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं, राइट? चलिए, चलो जी, हमने फ्लो ऑफ स्टडीज भी देख लिया। अब एक कोई बच्चा है, उसको उसका कोई टारगेट है, जैसे उसके अचीव करने हैं 95% मार्क्स या उससे ज्यादा, ठीक है? तो यार वो बहुत हार्डवर्क कर रहा है, बहुत बहुत हार्डवर्क कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया ना हार्डवर्क, पीछे क्या था? वो लेक्चर्स अटेंड करना, एनसीईआरटी रीड करना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, रिवीजन करना, ये सब क्या है भाई? ये सब हार्डवर्क ही तो है। तो क्या सिर्फ हार्डवर्क करने से हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? नहीं। सिर्फ हार्डवर्क करने से क्या हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? नहीं। हमें क्या करना होगा? उसके साथ साथ ये प्लस साइन दिख रहा है ना, उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा? उसके साथ साथ हमें करना होगा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ गुड मार्क्स। ये आप हो, ठीक है? ये आप हो। पेपर में देखो कितना खुश होकर अपना आंसर लिख कर आ रहे हो, ठीक है? कितना खुश होकर अपना आंसर लिख कर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पूरा साल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क में सबसे पहले तो भाई ये नहीं बताऊंगी क्या करना है, पहले ये बताऊंगी ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है, ठीक है? अगर आप कोई कर रहा है ना, उसको उसे बोलना, अरे भाई बंद कर यार, अरे भाई बंद कर, ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना है, थिंग्स नॉट टू डू, अरे बंद कर। क्या बंद कर? सबसे पहले बैकलॉग्स बंद कर, अपने बैकलॉग्स को क्लोज करो। अभी बैकलॉग्स क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय बैकलॉग्स? जब हम अपना कोई लेक्चर मिस कर देते हैं, राइट, तो उसको हम बोलते हैं बैकलॉग, ठीक है? मान लो बेटा आज आपकी 2 क्लास थी, एक क्लास थी आपकी मैथ्स की और एक क्लास थी आपकी बायोलॉजी की, ठीक है? बायोलॉजी की क्लास तो मैं मिस करने दूंगी नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। मान लो आपने अपनी मैथ्स की क्लास मिस कर दी, राइट? अब अगले दिन आप गए क्लास में, अगले दिन फिर मैथ्स की क्लास थी, वो आप अटेंड करी, बट आपको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आपकी पिछली वाली मैथ्स की क्लास तो मिस हो गई थी। अब क्या करें भाई, ये तो दिक्कत हो गई। तो आपको क्या करना है?
रात को बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके आपको पिछले वाली क्लास को अटेंड करना ही करना है, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अदरवाइज बेटा वो जो बैकलॉग क्रिएट होगी वो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को भी आपको समझने में दिक्कत क्रिएट करेगी। तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अगर लेक्चर मिस होकर बैकलॉग बन गई है तो बेटा वीकेंड्स पे, ठीक है, वीकेंड्स पे आप उन बैकलॉग्स को क्लियर करो, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं क्लियर योर बैकलॉग्स ऑन वीकेंड, क्लियर योर बैकलॉग्स ऑन वीकेंड, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार बाकी दिन तो मैं ऑक्यूपाइड हूं, मेरी क्लासेस होती हैं, तो वीकेंड पे बेटा आपके जो भी बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एक्स्ट्रा बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई बच्चा क्लास 8 से 9 में आता है ना, उसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, मैम साइंस की कौन सी रिफ्रेशर ले, साइंस की कौन सी किताब सही रहेगी, कौन सी सप्लीमेंट्री बुक सही रहेगी, मैम कौन सी रेफरेंस बुक सही रहेगी, राइट। और मैं एक ही जवाब देती हूं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इस टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप स्कूल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। पर अगर आप ओलंपियाड्स या एनटीएससी को टारगेट कर रहे हो, हाँ मैं उस केस में कहती हूँ वहां पे एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत पड़ सकती है, बट सबसे पहले तो यार एनसीईआरटी ही पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़े बिना किसी रेफरेंस बुक को आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं, जब कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो यार सबसे पहले एनसीईआरटी को ही रीड करना। जब वो प्रॉपर्ली एनसीईआरटी आपकी हो जाए कि यार ये वाले एनसीईआरटी के तो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए, तब फिर किसी एक्स्ट्रा बुक को हाथ लगाना, अदरवाइज इट विल मेस अप विद योर कॉन्सेप्ट्स। प्लीज, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चे मजे मजे में ले आते हैं एक्स्ट्रा बुक्स, एंड उन एक्स्ट्रा बुक्स में होती है एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में उन्होंने कभी पहले सुना नहीं होता, तो एकदम से उनको धक्का लगता है, अरे बाप रे ये क्या है भाई, ये तो कभी सुना ही नहीं, अरे भाई अब क्या होगा, अरे भाई अब क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शांत। एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग करो सबसे पहले, फिर आपको लगता है कि अरे यार मेरे पास टाइम है, मेरे को ओलंपियाड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फिर रेफर करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं खुद बताऊंगी आपको किताब। बट अभी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी, नो एक्स्ट्रा बुक्स, नो कलेक्टिंग ऑफ नोट्स, ठीक है। तो ये तो आदत होती है भाई, तू भी अपने नोट्स दे दे, तू भी अपने नोट्स दे दे, इसके भी मिल जाए उसके भी मिल जाए, ठीक है। अपने किसी को नहीं दिखाने, तू भी आंसर दिखा दे अपना, तू भी आंसर दिखा दे, मैं तो किया ही नहीं भाई, मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया, तुम ही दिखा दो अपना। आदत होती है ना, इसके भी नोट्स उसके भी नोट्स, भाई कुछ नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने ये किया था, मैं लेट हो जाती थी अपनी क्लास में, तो क्या होता था, अब जो भी टॉपर बच्ची थी वो सारे नोट्स बनाती थी, सबसे पहले आके सबसे पहली सीट पे बैठ जाती थी, सारे नोट्स बना देती थी। तो हमारी क्लास के बच्चे भी चालाक थे, चालाकी से उसकी नोटबुक निकाल ली उसके बैग से और जाके उसकी 30 कॉपीज करा दी उसके नोटबुक की, भाई पूरी क्लास में उसके नोट्स बांट दिए। पेपर से 2 दिन पहले उसके नोट्स खोले, भाई उसकी राइटिंग ही ना समझ आए, उसकी बातें ही ना समझ आए, आखिरी में क्या करना पड़ा, अपने नोट्स बनाने पड़े। तो बेटा इस चीज को समझो कि अपने ही नोट्स आखिरी में काम आते हैं, दिस इज माई एक्सपीरियंस। अपने ही नोट्स काम आते हैं तो अपने ही नोट्स बनाओ, टाइम मत वेस्ट करो इसके नोट्स इकट्ठे उसके नोट्स इकट्ठे करने में, राइट। चलिए, नो डिस्ट्रैक्शंस। अब ये डिस्ट्रैक्शन क्या है भाई, देखो डिस्ट्रैक्शन की परिभाषा बहुत अलग है हर किसी के लिए। अब इस टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाहर इस टाइम बारिश की आवाज आ रही है, तो इस टाइम मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, मेरा मन कर रहा है मैं बाहर चली जाऊं, राइट। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो एंड बाहर टीवी पे आ रही है धूम 3, धूम 3 आती है ना, धूम 3 आ गई है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपका मन करेगा भाई धूम 3 मूवी आ गई है, नहीं आ गई है, आ गई होगी भाई पता नहीं, ठीक है। अच्छा रेस 3 ठीक है, मान लो, ठीक है, कोई मूवी आ रही है यार, फ्लॉप सी मूवी आ रही है भाई, बकवास मूवी आ रही है, मतलब सोचो, पर फिर भी तुम्हारा मन कर रहा है यार किताब छोड़ के ना काश मैं मूवी देख लूं, वो तुम्हारे लिए इस टाइम डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो टीवी तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है जो इंस्टाग्राम तुम्हारा बार बार चलाने का मन कर रहा है, रील्स देखने का मन कर रहा है, वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो पर्सन टू पर्सन बेटा डिपेंड करता है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, बट आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है एंड इस बात को समझना है कि भाई ये मेरे लिए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे मेरा भला नहीं होगा, इससे मेरा भला नहीं होगा, तो मेरे को इन सब चीजों से बचना है, तो अरे भाई बंद कर, इन सब चीजों को बंद कर। आखिरी
एंड बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी आदत क्या होती है, टाल मटोल करना। अब ये क्या होता है टाल मटोल, व्हाट इज दिस टाल मटोल, अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे बाद में देख लेंगे, अरे परसों देना है, कल कर लेंगे, अरे सुबह कर लेंगे, अरे मैम का तो 5th पीरियड है, 4th पीरियड में कर लेंगे, अरे रिसेस में कर लेंगे। इसको बोलते हैं टाल मटोल करना, है ना। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आप सेल्फ स्टडी करते रहो, बेटा आपके स्कोर, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर नोटबुक वर्क ऑल्सो, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द टाइमली सबमिशंस ऑल्सो। आपके स्कूल में यूटीज रहेंगे, सेशनल टेस्ट रहेंगे, प्रोजेक्ट सबमिशंस, मॉडल्स एंड ये सब चीजें बेटा इनको आप टाइमली कंप्लीट करो, अपनी फाइल्स को टाइमली बनाओ, सो दैट आखिरी के टाइम पे आप पूरा टाइम अपना सेल्फ स्टडी पर डेडिकेट कर सको, राइट। तो काम को टाल मटोलना बंद करो एंड इस चीज को समझो, भाई मेरा काम है, मेरे को ही करना है, ठीक है, मेरा काम है, मेरे को ही करना है, मम्मी पापा नहीं करेंगे मेरा होमवर्क, मेरे को ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है। बेटा मम्मी पापा मदद कर देते थे छोटी क्लास में, जब आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में थे तो मम्मी पापा बहुत प्यार से मदद करते होंगे आपकी, अपने राजा बेटे को, अपनी राजकुमारी बेटी को काम करा दे, होमवर्क कर दे। हो सकता है कभी मम्मी पापा ने होमवर्क करके भेज दिया हो स्कूल में, ठीक है, A+ मिल गया हो, बट अब काम नहीं चलेगा बेटा। पेपर में जब आएगा ना न्यूमेरिकल डायग्राम बनाना, तो वहां पे मम्मी पापा नहीं आएंगे, बस उनकी याद आएगी कि काश वो होते, है ना। तो खुद ही करनी है अपनी मेहनत, ठीक है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आप अपनी मदद इंसान खुद ही करता है, कोई किसी की मदद नहीं करता, अल्टीमेटली सिर्फ आप ही हो अपने लिए, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, चीजों को टालना नहीं है, जिम्मेदारी उठानी है कि मेरे को करना है तो भाई मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो भाई ये नहीं करना है, ठीक है, ये सब बंद करना है, थिंग्स नॉट टू डू। अब आप कहोगे मैम फिर क्या करना है, पीछे बताया बेटा टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको टाइम टेबल या फिर टारगेट टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल, टारगेट टेबल का क्या मतलब है भाई, या तो आप बना लो भाई मैं इतने मिनट से इतने मिनट, मतलब इतने घंटे ये करना है मैंने, इतने घंटे मैंने ये करना है, इतने घंटे मैंने ये करना है। एक तरीका ये होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम टेबल, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग भाई मैं 4 बजे उठ जाऊंगा सो के, अनरियलिस्टिक गोल यार, नहीं उठ सकते, मैं तो नहीं उठ सकती, तो मैं अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करूंगी। रियलिस्टिक गोल क्या कि भाई मैं 7:30 बजे उठूंगी, आधे घंटे में मैं नहा धो के रेडी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके 9 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी, राइट। तो ये क्या है, एक रियलिस्टिक गोल है। तो अपने लिए आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करो अकॉर्डिंग टू टाइम। या फिर आप ये नहीं बना सकते तो आप एक टारगेट टेबल बनाओ कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को आज ये वाला चैप्टर फिनिश करे बिना नहीं सोना है, ये मेरा आज का टारगेट है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1 and 2 के सारे क्वेश्चंस को जब तक अपने हाथ से सॉल्व नहीं कर लेता मैं नहीं सोऊंगा। ये आपका टारगेट टेबल हो गया। तो आप इस तरीके से अपने लिए कुछ रियलिस्टिक गोल्स को, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। सेट रियलिस्टिक, set realistic targets, realistic के साथ साथ achievable टारगेट्स, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम टेबल में आप टारगेट सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए ना, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो भाई मैं एक रात में बैठ के पूरी सर्च की किताब निपटा दूंगा, रियलिस्टिक नहीं है ना, अचीवेबल नहीं है, कुछ ऐसा जो अचीवेबल हो, ठीक है। चलिए, फॉलो योर टाइम टेबल एंड बी कंसिस्टेंट। अब भाई जो भी टाइम टेबल तुमने अपने हिसाब से बनाया है, देखो बेटा मैं आपको टाइम टेबल बना के दे सकती हूँ बट वो आपके लिए अप्लाई नहीं होगा, वो मेरे लिए अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग लगा के अपने हिसाब से सोचा है, राइट। हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है भाई, हर किसी का उठने का टाइम अलग है, हर किसी का बाहर जाने का टाइम अलग, खाने का अलग। तो बेटा किसी का भी हम टाइम टेबल फॉलो ना करें, अपना एक टाइम टेबल या टारगेट टेबल बनाएं, ठीक है। उसके अलावा अपने उसको जो भी आपने बनाया बेटा उसको फॉलो करो एंड उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये नहीं कि भाई जोश जोश में एक हफ्ता फॉलो कर लिया और उसके बाद भूल गए। बी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू आर डूइंग।
उसके अलावा और क्या करना है भाई? वो जो फ्लो ऑफ स्टडी देखा था वो तो करना ही करना है, बट ये चीज जरूर करनी है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिनको हम प्यार से बोलते हैं PYQs, आपने बहुत सुना होगा, हर कोई बोलता रहता है भाई PYQ 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 कर लेना। तो PYQ क्या होता है? PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप देखो कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस आते रहे हैं 4-5 साल में इस चैप्टर से, वो किस तरीके के थे, ठीक है, उनका क्या वेटेज था, उनका आंसर कैसे लिखा जाता है, एंड एज वेल एज सैम्पल पेपर। आप नेट पे बेटा गूगल करो, आपको दुनिया भर के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के। तो उन सैम्पल पेपर्स को जरूर देखना, उनको प्रैक्टिस जरूर करना है। एंड बाय रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। एक टॉपर को एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करता रहता है। एवरेज स्टूडेंट क्या आता है? उसको लगता है पढ़ा तो था, याद है मुझे, याद होगा मुझे, बट जब वो पेपर में बैठता है तो उसको याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने रिवाइज नहीं करा चीजों को। तो आपको बेटा जो पुराने टॉपिक्स हो गए हैं, जो पुराने चैप्टर्स हो गए, उनको रिवाइज भी जरूर करना है। ठीक है, क्या करना है? ये सब तो करना, तो करो, फिर करते क्यों नहीं हो? ठीक है, ये सब आपको जरूर करना है। चलो भाई, थिंग्स नॉट टू डू, थिंग्स टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टारगेट टेबल की बात करी, तो यहाँ पे टारगेट टेबल की हम बात करते हैं। तो अब बेटा अपने सब्जेक्ट वाइज अपने कोर्सेज को कवर करो आप। ठीक है, कोर्स मतलब आपका जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइडेड है, तो उसको आप सब्जेक्ट वाइज तोड़ के उसको कवर करो। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो। ठीक है, हो सकता है आपको साइंस बहुत पसंद है, आप साइंस पढ़े जा रहे हो, मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं। सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को आपको टाइम देना है। उसके अलावा डिवाइड योर चैप्टर्स टॉपिक वाइज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बायो का पहला चैप्टर हमारा रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेटा मैं एक दिन में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूं 1 घंटे में, कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना है? अपने उस चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ना है। एंड इनिशियली तो बेटा आपको यही कोशिश करनी है कि मैं चाहे थोड़ा पढ़ूं, बट मैं डिटेल में पढ़ूं, मैं ढंग से पढ़ूं, मैं एक भी लाइन एनसीईआरटी की मिस ना करूं। तो अपने जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सॉरी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, आप उनको छोटे छोटे टॉपिक वाइज उसको तोड़ो एंड फिर उसको पढ़ो एंड उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है? मेक डेली या वीकली टारगेट्स। ठीक है, तो अपने लिए, जैसे मैंने कहा, क्या कहा बेटा, अपने लिए डेली या फिर वीकली टारगेट सेट करो। ठीक है, जैसे कि आप ये सोचो कि यार मेरे को ना 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के, है ना, 5 क्वेश्चन डेली मुझे प्रैक्टिस करने हैं। आप वैसे इस तरीके से अपने लिए एक डेली टारगेट सेट कर सकते हो, या फिर वीकली टारगेट कि भाई इस हफ्ते के एंड तक, अब मुझे नहीं पता मैं वो एक दिन में बैठ के करूंगा या अल्टरनेटिवली करूंगा या डेली करूंगा, बट मुझे इस आखिरी के, इस वीक के अंत तक मुझे इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। या फिर आप इस तरीके से अपने लिए टारगेट सेट करो, बट अपने लिए टारगेट सेट करो, क्योंकि जब आप टारगेट सेट करते हो आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे हो। एंड हमारे ब्रेन को जब हम चैलेंज करते हैं तो उसको रहता है नहीं भाई मुझे करके दिखाना है, तो आपको खुद को चैलेंज करना है, करके दिखाना है। ठीक है, स्टडी 2 hours फॉर मोर फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट्स एंड 1.5 hours फॉर लेस फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट्स। राइट, तो ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? देखो बेटा, मैथ्स एंड एसएसटी में क्या रहता है बेटा, काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस रहता है। तो ये क्या है, मोर फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को 2 hours देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा दिन में आप मान लो आपने 2 घंटे इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को दे दिया। ठीक है, लेस फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट को आपने 1 to 1.5 hours, 1 या फिर 1.5 hours आपको इसको देने हैं। तो डेली बेटा आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे आपको इस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट्स में लगाने हैं। तो मोर फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट को आप कोशिश करो 2 घंटे दो, यानी कि 2 घंटे आपने हो सकता है एक दिन मैथ्स पढ़ लिया तो 2 घंटे अगले दिन आपने एसएसटी पढ़ लिया। अगले दिन बेटा एक दिन मान लो आपने क्या कर लिया, एक दिन आपने साइंस पढ़ ली, उससे अगले दिन आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ ली, उससे अगले दिन आपने हिंदी पढ़ ली, जो कि आप पढ़ते नहीं हो। और आपको पता होगा आजकल बच्चों की हिंदी कितनी वीक हो गई है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आईटी हो गया, हमारे और सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को फिर भी आप क्या कर सकते हो, रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम दोगे चल जाएगा। बट यस, साइंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस, मैथ्स, एसएसटी भाई तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बल्कि साइंस को तो स्पेशली हमको
हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, टेक्स टाइम, बट यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी वाली चीज बात कर रही हूँ, ये तो हम आपको पढ़ाएंगे ही बैच में, राइट। चलिए, तो ये टारगेट टेबल की बात हो गई, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें, क्विक टिप्स, आज का समरी। सबसे पहले तो भाई बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि भाई आज समृद्धि मैम की वीडियो देख ली, आज से तो भाई हम क्या है, आज तो तीर चला देंगे, बिल्कुल बाहुबली बन जाएंगे, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। एक दिन में कोई बाहुबली नहीं बनता है, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रही हूं, प्लीज उन टिप्स को आप अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, उनको अपनी आदत बना लो, कंसिस्टेंटली उनको करना है, ठीक है। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, डेली करना है, थ्रू आउट द ईयर इसको फॉलो करना है। अगर अनफॉर्चुनेटली बैकलॉग्स आ गई हैं तो उन बैकलॉग्स को क्लियर करना है कब, वीकेंड पे। ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक टिप है। मेक श्योर टू कंप्लीट सिलेबस फास्ट एंड देन रिवाइज एंड प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिलेबस को बेटा टाइमली खत्म करो, ये मत सोचो यार पेपर से 1 दिन पहले बैठ गए, किताब खोल के पहली बार चैप्टर खोल रहे हो, नहीं। एटलीस्ट कोशिश करो कि एग्जाम से पहले 1 हफ्ता पहले आपका कोर्स खत्म हो, सो दैट आपको अच्छा टाइम मिले क्या करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ठीक है। उसके अलावा डोंट लुक फॉर अदर रिसोर्सेज, एनसीईआरटी इज रियली इनफ, राइट। ये चीज मैंने बता दी, इधर उधर रिसोर्सेज में टाइम वेस्ट करो, एनसीईआरटी इनफ है। मेक नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, भाई सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बना लो, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस के लिए, बेटा एसएसटी के भी नोट जरूरी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए नोट जरूरी है, एंड इट डिपेंड्स कि आप कितने डिटेल नोट्स बना रहे हो। मैं ये बोलूंगी एग्जाम टाइम पे बेटा आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, की पॉइंट्स के नोट्स काम आएंगे, बहुत डिटेल नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द रीजन वाई यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। तो आज हम इतने जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें जोश है कि हमें कुछ करना है। मेक श्योर आज से 6-7 महीने बाद भी आपको ये रीजन याद रहे, आपको ये रीजन याद रहे, आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। इसीलिए अपनी टेबल पे, अपनी अलमारी पे कोई यार एक छोटा सा पेज लगा लो, अपना वहां पे लिख लो रीजन कि यार मेरे को क्यों करना है ये, क्योंकि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे लाइफ में ये करना है। तो आप मोटिवेटेड रहोगे, यार मुझे करना है, राइट। सो राइट इट समवेयर एंड व्हेनेवर यू फील डिस्ट्रैक्टेड जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, राइट। तो भाई कहीं पे लिख लो अपना गोल, तो आपको याद रहे यार मुझे करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय। अब कहोगे मैडम इतनी सारी कहानी गा के आप बोल रहे हो एंजॉय, ठीक है। एंजॉय एंड क्रिएट मेमोरीज, बिकॉज बेटा जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमेशा सब यही बोलते हैं काश यार हमारा बचपना वापस आ पाता, ठीक है। एंजॉय भी करना है, मेमोरीज भी बनानी है, बट यस डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्टडीज। कहीं पता चले मैम ने कहा था भाई एंजॉय करने के लिए, हम तो मैम की बात मान रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंजॉय करने के चक्कर में अपनी स्टडीज को मत कॉम्प्रोमाइज कर लेना। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मजा भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, फ्यूचर सब कुछ जरूरी है। तो लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है, ठीक है, हमें रिग्रेट ना हो कि यार थोड़ी काश और मेहनत कर लेते, ये वाला रिग्रेट भी ना हो लाइफ में, और ये वाला रिग्रेट भी ना हो कि यार हम तो पढ़ाई ही करते रह गए, हम तो मजे कर ही नहीं पाए, टाइम वापस नहीं आता है, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है बेटा ना। होप ये वीडियो आपको थोड़ा मदद करेगा अपनी क्लास 9 को शुरू करने के लिए। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो आप अपने धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपनी क्लास 9 को अच्छे से शुरू कर सकते हो। अब मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।